हे गाइस, आप सभी का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है। पेपर 2 योग यूजीसी नेट में जो साइकोलॉजी टॉपिक है उसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पे हमें ये पढ़ना होता है कि फैक्टर्स डिटरमाइंस पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले कितने फैक्टर्स है और वो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने पर्सनालिटी के 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका है। एक है जो स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, स्लीप का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। ये आपको आई बटन में लिंक सारे दिख रही होगी। अभी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स की लिंक आपको दिख रहा है आई बटन में। फिर अगर आप ट्रेड थियरीज को पढ़ना चाहते हैं तो ट्रेड थियरीज के बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो शूट करके डाला हुआ है चैनल में, वो भी लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा। इसके पहले हमने और एक वीडियो बनाया जहां पे टाइप्स थियरीज, सारे के सारे टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे कंसेप्ट आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इन सबका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो इस वीडियो को। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद आप ये वीडियो को देखो, क्योंकि ये है उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हमें पढ़ना होगा उसकी एक लिस्ट हमने यहाँ पे डाला हुआ है। पहला हमें पढ़ना होगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरे में आएगा कल्चरल, तीसरे में आएगा फैमिली फैक्टर, चौथे में आएगा सोशल फैक्टर्स एंड पांचवे में आएंगे हमारा इन सिचुएशनल फैक्टर्स। ये सारे के सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं पर्सनालिटी को। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। बायोलॉजिकल फैक्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रेन। ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डिटरमाइन, यानी आपकी ब्रेन आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में बहुत मदद करती है। इट्स जनरली बिलीव्ड दैट द फादर एंड द चाइल्ड अडॉप्टेड ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ ब्रेन। ये जनरली बिलीव किया जाता है, ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डेटा है। अब इसका कितने रिसर्च में कितना माना गया है, कितना नहीं माना गया है, वो अलग विषय है, वो चर्चे के विषय है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है साइकोलॉजी में कि एक बच्चा अपने फादर के टाइप की, अपने फादर के जिस ऑलमोस्ट जैसा उनका ब्रेन टाइप है, तो उस हिसाब से ही वो बच्चा अपने ब्रेन को अडॉप्ट करती है। ठीक है, ब्रेन स्टिमुलेशन एंड लेटर डिफरेंसेस आर रिजल्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन वो पहला सिचुएशन है कि बाप के जैसा ही बेटों का जो ब्रेन है वो अडॉप्टेड होती है। लेकिन इनके ऊपर भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे कि बच्चा कौन से एनवायरनमेंट पे बच्चा बड़े हो रहे हैं, उनके आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज उनके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे से लेकर जब तक ना वो एडल्ट स्टेज पे आ जाए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, बट एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो पर्सनालिटी को डिटरमिनेट करने में बहुत एक अच्छी, एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है। ठीक है, इन विच द चाइल्ड हैज बीन ग्रोन अप, मतलब जब चाइल्ड आपका बड़ा होता है धीरे धीरे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ब्रेन। ब्रेन आपके पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं, यानी आपकी ब्रेन कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस, जैसे आपका ब्रेन का स्टिमुलेशन होगा, उस ब्रेन की स्टिमुलेशन फिर आपकी जो एनवायरमेंटल, जिस एनवायरमेंटल में आप पले बड़े हो, वह एनवायरनमेंट एंड आपका वो एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है आपका ब्रेन में। जैसे आपका ब्रेन डेवलप्ड होगा वैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में क्या क्या आता है? कल्चरल हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी, यानी कल्चरल फैक्टर की एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। द कल्चरल एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द बेसिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट विल बी फाउंड इन अ सोसाइटी, लाइक इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक। तो इसमें होता ऐसा है, देखिए इसको समझना बड़ा ही आसान है। ये टॉपिक सबसे आसान है, पता नहीं क्यों गलत करते हैं लोग इसमें आंसर देने के लिए, लेकिन ये टॉपिक सबसे आसान है। कल्चरल फैक्टर यानी आप जिस एनवायरनमेंट पे आप रह रहे हो, आप जहां पे रहते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, या चाहे आप बचपन से किसी होम में रह रहे हो, या चाहे आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, तो आपका आसपास, मतलब आपके आस पड़ोस में जैसे लोग हैं वहां पे कल्चर जैसे है, वहां की कल्चर जैसे, अगर आप एक मतलब
को कहते हैं ना, जो बड़े डेवलप्ड सोसाइटी होते हैं जहां पे मतलब बस अपनों से मतलब होता है। अगर आप सिंगल मतलब आपके पिता माता के साथ रह रहे हो, आपको कोई एक वो कहते हैं एक मतलब आपके घर में सिर्फ आपके माता पिता और आप हो, मतलब आपके फैमिली में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पता। आपको फैमिली का मतलब है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं, इसका मतलब है फैमिली। लेकिन कोई इन ऐसे बच्चों से पूछो जो सब लोग साथ रहते हैं, चाचा चाची, पिता माता, भाई बहन, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, उनको जाके कभी पूछो कि फैमिली का मतलब क्या होता है। तो जो बच्चा जैसे बड़ा होता है, उनको उनकी जैसे कल्चर होती है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है। मतलब किसी को पता होता है इंडिविजुअलिस्टिक, जैसे माँ बाप और मैं, ये मेरा पर्सनालिटी है। अगर कोई बोलेगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन वो बच्चा बड़ा हुआ है अपने माँ बाप के साथ, उनको उनके पास घर की मतलब है सिर्फ उनके मम्मी पापा और वो खुद, ये उनके पास है घर। लेकिन जो बच्चा एक मतलब बड़े फैमिली में रहते हैं, जिनके साथ मम्मी पापा का भाई बहन, मतलब उनकी चाचा चाची, सब लोग मम्मी पापा, फिर उनकी जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, चाचा चाची, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, उनको पूछो फैमिली का मतलब। वो हर एक चीज को शेयर करना जानता है, वो हर एक चीज को शेयर करना जानता है, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई बेटा, तुम जो भी करोगे सबको मिल बांट के खाओगे। तुम चाहे 1 रुपया भी लेके आओ, तो वो 1 रुपया के भाग भी तुम सबको दो, क्योंकि तुम्हारे भी और भाई बहन है, तो सब लोग एक साथ बड़े होते हैं, उनको शेयर करना, ये सारी चीजें आती है। तो आपका कल्चर बचपन से जैसा होगा, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होती है। जैसे बचपन से आप सिखाते हो अपने बच्चों को, वैसे ही उनकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होती है बड़े होकर। ठीक है, फिर आते हैं फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर में फैमिली फैक्टर का मतलब होता है कि आप आपके घर में किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो अपने बच्चों को। जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आउट ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट आउट ऑफ द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी इज दैट फैमिलियल। मतलब फैमिली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। द एनवायरमेंट एट होम ब्लेंडेड विथ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यानी of the parents is the major contributor to the traits that builds our personality। यानी आप एज ए पेरेंट्स आप सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हो कि आपके बच्चे का पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा। अगर आप बच्चे के सामने गलत काम करोगे घर में, तो वो बच्चा भी वही सीखेगा, वो भी बड़ा होकर वही काम करेगा, क्योंकि उसकी ब्रेन वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि बच्चों को सही गलत नहीं पता है। बच्चों सही गलत कैसे सीखते हैं? वो अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने आसपास को ऑब्जर्व करके वो बिहेवियर करने लगता है। अगर आप हमेशा बच्चे के सामने अगर आप हमेशा एक रूड बिहेवियर पेश करोगे ना, तो बच्चा भी आपके साथ वैसे ही बिहेवियर करेगा, आप जैसे करोगे। जैसे आप अपने पिता माता की अगर रिस्पेक्ट ना करते हो आपके बच्चे के सामने, और वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चा आपको रिस्पेक्ट करेगा, ये नहीं होने वाला। क्योंकि आप उनको भी ये, वो बच्चा भी ये देख रहा है कि चलो मेरे पापा भी तो उनके पापा के साथ उनको पापा को डांट रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो मैं भी डांटूंगा मेरे पापा को, इसमें क्या गलत बात है भाई। उसके दिमाग में यही बैठेगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना कि ना, आप जैसे बच्चों को मना करते हो कि बेटा ये ना करो, ये मत करो। हमारे जो ह्यूमन माइंड है ना, ये हमेशा इमेज पे वर्क करती है, इमेज पे। और ना चीज की कोई इमेज नहीं बनती है। तो आप जो कर रहे हो ये ना करो, उस ना का इमेज नहीं बनती है। आप जो चीज बोल रहे हो कि ये करो, वो चीज का मतलब उनके पास ये हो रहा है कि ये करो। इसीलिए आप जो चीजें मना करते हो बच्चों को, वो हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा करती है। आप जो मना करोगे बच्चों को, बच्चे वही करेंगे, बच्चे वही करेंगे जाके। ठीक है, और आप कहते हो यार इतनी बार मना कर रहा तुझे, तो फिर भी नहीं सुन रहा है। यार मना मत करो, बच्चों को ये रियलाइज करवाओ कि ये चीजें गलत है। जैसे आप अगर अपने बच्चे को बोल रहे हो कि यार फोन मत यूज करो ज्यादा, लेकिन आप रात को जब आप सोते हो बिस्तर पर, आप लेके सो गए, आप एक फोन लेके सोए हुए हो, आप फोन पे लगे हुए कंटिन्यूअस। वो बच्चा देख रहा है मेरे पापा फोन घाट रहे, मेरे पापा फोन यूज कर रहे हैं, मेरे मम्मी फोन यूज कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं भाई, मुझे भी एक फोन चाहिए। उन बच्चे को ये थोड़ी समझ आता है कि फोन अभी यूज करना गलत है। आपको पता है कि हमारा एक एज हो गया है, ठीक है, हम कर सकते हैं, हम गलत नहीं करेंगे। बच्चों को थोड़ी पता है। बच्चों को वो चीजें अगर पता होता है तो वो बच्चे किस लिए है। बच्चों को ये सारी चीजें पता नहीं है। वो बस ये दिखती है कि मेरे मम्मी भी तो कर रही है, मेरे पापा भी तो कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता भाई। इसीलिए बच्चों को जो मना करना होगा, वो पहले, सबसे पहले आप खुद उस चीज को मत करो। जो हैबिट आप चाहते हो कि आपके बच्चे में रहे, वो हैबिट आप खुद एडप्ट करो सबसे पहले एज अ पेरेंट्स। यही से, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे एनवायरनमेंट जितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर भी हो, लेकिन अपना घर का एनवायरनमेंट सबसे पहले बनते हैं इन्फ्लुएंसर बच्चों के लिए। अपना घर का एनवायरनमेंट अगर सही है, तो बाहर का एनवायरनमेंट बच्चों पे उतना इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि बच्चे हमेशा घर पे होते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ होते हैं।
तो एज ए पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चों में सही तरीके से इन्फ्लुएंसर डाल सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने बच्चों को, तो वो बाहर बिगड़ेगा नहीं बच्चा बाहर जाके भी। ठीक है, इसीलिए फैमिली फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। फैमिली फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंसान के लिए उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने में। क्योंकि आप जिस फैमिली में, आप जैसी फैमिली में पले बड़े होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी वैसे ही होगा, आपकी पर्सनालिटी भी वैसा ही डेवलप्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब आपके आसपास जैसे बिहेवियर है लोगों की। जैसे आपका सबसे बड़ा सोशल में सबसे पहला जो नाम आता है वो है फैमिली, जैसे हमने अभी डिस्कस किया फैमिली के बारे में। फिर फैमिली मतलब मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, ये सारे। ठीक है, अब आते हैं आपका जो क्लोज रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स अब आते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स है। फिर आपके ग्रुप्स, आपके पीयर्स, आपके स्कूल फ्रेंड्स, मेंबर्स, मतलब आपके बैचमेट्स वगैरह, सब कुछ बच्चों के लिए बैचमेट वगैरह, आपके लिए आपकी कॉलीग वगैरह। तो सबसे पहला है फैमिली, इन्फ्लुएंसर फैमिली और मम्मी पापा। उसके बाद आते हैं आपके फ्रेंड सर्किल कैसे है, आप किस तरीके के लोगों के साथ आपका हमेशा मिलना जुलना रहता है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके स्कूल मेट्स कैसे हैं, आपके अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके कॉलीग्स सारे कैसे हैं, आप किस तरीके से काम करते हो, आपके काम में किस तरीके का काम करना होता है, वहां पे कुछ एथिक्स वगैरह है भी या नहीं। तो आप कहने का मतलब ये है कि एज ए पर्सन हम जैसे ग्रुप के साथ मिलते हैं ना, हम धीरे धीरे वैसे ही अडेप्ट करने लगते हैं, उन लोगों के बिहेवियर हम अडेप्ट करने लगते हैं। जैसे आप अगर पूरा दिन एक अच्छे लोगों के साथ मिलोगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अब अच्छे अच्छे बातें सुन रहे हो, आप किताबें पढ़ते हो बहुत ज्यादा, आप स्पिरिचुअल लाइन को फॉलो करते हो, तो आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अच्छे लाइन में जा रहे हो। आपको पता है कि मेरा उठना बैठना का संग जिन लोगों के साथ है वो भी अच्छा है, और मैं अपना घर का कल्चर भी मैंने अच्छा रखा हुआ है। तो आपका बच्चे भी जो मूव करेगा वो भी अच्छा जाएगा, अच्छे लाइन में जाएगा। बच्चे के लिए भी इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एज ए पेरेंट्स आपको ये भी नजर रखना होता है कि आपके बच्चे के जो फ्रेंड्स है वो कैसे है। अगर आपका बच्चा कहीं कोई गलत संग में तो नहीं जा रहा है, जैसे हम खुद के लिए देखते हैं, हम जब बड़े होते हैं तो हम भी तो देखते हैं कि यार ये गलत है, इसे ये इंसान गलत है, इनके साथ मिलना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, ये गलत ट्रैक पर मुझे लेके जाएगा, तो हम वहां से हट जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, बच्चे को बैड चीजें, बुरी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो बच्चे वहां पे चले जाते हैं। एज ए पेरेंट्स ये आपका हक बनता है कि आपके बच्चों को आप गलत रास्ता से लेके आओ, सही रास्ते में चलने सिखाओ। ठीक है, तो ये होता है सोशल फैक्टर्स। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है अपने पर्सनालिटी का, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जिनके साथ मिलते हैं, हमारे जिनके साथ हर दिन हर वक्त मिलना रहता है, हम उनके जैसा, हम उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो स्टाइल्स है, लाइफ स्टाइल, हम सबको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम धीरे धीरे वैसे ही बनते हैं। क्योंकि एक ग्रुप में अगर 10 बंदा बुरे हो, वहां पे एक बंदा अच्छा रह नहीं सकता, क्योंकि संग दोष भी कोई दोष होता है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, कि आप जिनके साथ मिल रहे हो, अगर वो दोषी है, अगर वो मतलब दोषी का मतलब वो अगर बुरे है, तो आप भी वही तरीका अडॉप्ट करोगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि नहीं यार इन लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे भी नहीं होगा, चलो मैं कुछ होगा तो ये लोग भी तो मुझे बचा लेंगे, ऐसे आपको लगने लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं वास्तव में। ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनालिटी को। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिचुएशनल फैक्टर्स मतलब सिचुएशन के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की तौर पे हम समझते हैं कि सिचुएशनल फैक्टर क्या होता है। समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे कि अ पर्सन्स बिहेवियर विल बी टोटली डिफरेंट व्हेन ही इज इन ऑफिस। जैसे आप अगर ऑफिस में हो तो आपका बिहेवियर आपके बॉस के सामने कैसा होगा, आप एक वे में, आप एक मतलब अच्छी वे में बात करोगे कि नहीं सर, यस सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, जी सर ये रिपोर्टिंग मैं आपको करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ सर, यस सर मैं कर देता हूँ, ऐसे तरीके से आप एक फॉर्मल वे हो। आपके दोस्त के साथ मस्ती कर रहे हो होटल में बैठ के, तो क्या आप वो फॉर्मल वे में बात करोगे? आप अपने दोस्त को बोलोगे यस आई विल डू इट, यस सर मैं ये कर रहा हूँ, यस मैं ये कर दूंगा, आप कैसे बोलोगे? हाँ यार मैं कर दूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई, ऐसे बोलोगे ना अपने दोस्त को। तो दोस्त के साथ आप जिस हिसाब से बात करते हो, क्या अपने बॉस के साथ उसी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो इसी को कहते हैं सिचुएशन के हिसाब से पर्सनालिटी चेंज होना। यानी सिचुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन में हो, उस हिसाब से आप अपने आप को चेंज करते हो, आप उस हिसाब से आप बिहेव करते हो सामने वाले के साथ। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल में है तो वो जब सर के साथ बात करेगा तो एक अलग वे में करेगा, लेकिन जब अपने दोस्त के साथ करेगा तो और अलग वे में करेगा, है ना।
यही है सिचुएशनल फैक्टर, जो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। अब मैंने यहाँ पे बोला था ये लास्ट फैक्टर है, हाँ जी ये लास्ट फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, देखिए एनवायरमेंट जब फैमिली प्लस सोशल प्लस रिलीजियस प्लस कल्चरल और प्लस जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, यानी आपकी आसपास की एनवायरनमेंट क्या है, इन सबको अगर मिला दोगे तो इन सबको एक साथ कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन सबको एक साथ कहा जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। याद रखना एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब इन सबकी कंपोजिशन, यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है। रिलीजियस, सोशल, फैमिली, कल्चर एंड जियोग्राफिकल, इनको अगर मिला दोगे तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। और इस एनवायरमेंटल फैक्टर का हर एक जो अलग अलग फैक्टर है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फैमिली, सोशल, रिलीजियस फैक्टर कैसे होते हैं, कल्चरल कैसे होते हैं, एनवायरमेंट, जियोग्राफिकल एनवायरमेंट पर कैसे होनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन से हो, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन, आपका जियोग्राफिकल रीजन क्या है आपके घर का। तो ये ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि वहाँ के लोगों के कल्चर कुछ अलग होते हैं। हर एक जियोग्राफिकल रीजन के लोगों की कल्चर अलग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगले नए फ्रेश टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।